students, our next topic is some important terms associated with magnetism. Some important terms associated with magnetism. In the previous class, we have studied about Earth's magnetism. And in the Earth's magnetism, we have studied about some elements, different elements in the Earth's magnetism. And we have studied about angle of declination, angle of depth and horizontal component of Earth's magnetism. We have also studied which factors affect the Earth's magnetism and how does Earth magnetism varies with time. Okay, so today we will study some important terms associated with magnetism. The first term is magnetizing field intensity denoted by capital H. Magnetizing field intensity denoted by capital H. Intensity of magnetization denoted by capital M and magnetizing field denoted by B, capital B. ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक सोलेनॉइड कंसिडर करा और उसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रही है. तो हमने देखा करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एच, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एच. मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या बोला, कैपिटल एच. तो हमने देखा कि जो कैपिटल एच होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये किस पर डिपेंड करती है, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. फिर सोलेनॉइड में हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया था, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया था. क्यों बढ़ा दिया था, ताकि हम देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल सके. तो जब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो H इज इक्वल्स टू, हमने देखा H इज इक्वल्स टू NI. फिर जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने निकले, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने निकले तो हमने देखा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें इसके इक्वल नहीं मिलती, बट इससे रिड्यूस होकर कुछ मिलती है, इससे रिड्यूस होकर कुछ मिलती है. और हमने देखा कि हर केस में इसका जो रिडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के इक्वल होता है. इसका जो रिडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के इक्वल होता है या एक पर्टिकुलर वैल्यू से वो रिड्यूस हो रहा है. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें जो नेट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसके अंदर मिलती है वो हमें मिलती है म्यू नॉट NI. तो मतलब क्या हुआ इसका कि एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी बन रही है, NI बन रही है. पर जैसे ही हम इसको मटेरियल में या मीडियम में रखते हैं तो मीडियम का जो परमिएबिलिटी होता है, ये इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को वीक कर देता है. कितने से वीक कर देता है, म्यू नॉट से वीक कर देता है. म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलती है वो कम होकर मिलती है, बननी चाहिए थी इतनी पर मिलती है इस फैक्टर से रिड्यूस होकर. ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यू टू करंट. ठीक है, अब हमने क्या करा, इस मटेरियल के अंदर इस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल इंसर्ट करा. इस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल इंसर्ट करा. मटेरियल के इंसर्ट करने से क्या हुआ, मटेरियल के इंसर्ट करने से हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है, बट एक फैक्टर से रिड्यूस हो गई है. ठीक है, फॉर सपोज हमने ये वाला मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करा, ये वाला मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करा. इंसर्ट करने से क्या हुआ, इस मटेरियल के अंदर जितने भी डायपोल्स थे वो डायपोल्स पहले कैसे थे. अच्छा, इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स बने कैसे, तो आप जानते हैं मटेरियल के अंदर क्या होता है, मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, चार्ज. तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि मूविंग चार्ज क्या करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स भी मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से बनते हैं. एक तो उनका स्पिनिंग इफेक्ट वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इनका रोटेटिंग इफेक्ट वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड अभी हम थोड़ी देर में इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे. स्पिनिंग और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और कैसे कम या ज़्यादा होता है, या फिर इसको सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करने पे स्पिनिंग इफेक्ट और रोटेशन इफेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ रिड्यूस हो जाती है, फिर हम इस मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं. तो जैसे ही हमने इस मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर डालने से पहले, इस मटेरियल को सोलेनॉइड में डालने से पहले इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिवॉल्व हो रहे थे और रिवॉल्व होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे. सपोज इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो फील्ड भी इसी डायरेक्शन में. कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहे थे तो उनका मैग्नेटिक डायपोल इस डायरेक्शन में बना और डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बना तो फील्ड भी इस डायरेक्शन में. कुछ ऐसे हो रहे थे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बना. तो सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में सेट हो रहा था. तो जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिल रही थी, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो मिल रही थी. नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो मिल रही थी. बट कुछ मटेरियल्स ऐसे भी थे जिनमें हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं मिल रही थी. तो ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है.
मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, किसी में हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड मिल रही थी और किसी में हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं मिल रही थी। और हमने देखा कि कुछ मटेरियल्स को जैसे हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो किसी की वजह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो मिल रही है, किसी की वजह से ज़्यादा मिल रही है, किसी की वजह से बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो हम अलग अलग कैटेगरीज में इनको स्टडी भी करेंगे, पर उससे पहले हम इन तीनों टर्म्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, सबसे पहले हम ये वाला मटीरियल हम सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करते हैं और हमने देखा कि इसके अंदर मान लीजिए 1000 या फिर इसके अंदर मान लीजिए 10,000 डाइपोल्स थे, 10,000 मैग्नेटिक डाइपोल्स थे। 10,000 में से 500 में से फाइव हंड्रेड ने खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। 500 ने खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। तो अगर 500 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है। फिर इसकी जगह हम दूसरा मटेरियल लेके आए तो उसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर 10,000 में से 1000 ने खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अब 1000 जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनी वो 1000 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से बनी, ठीक है। फिर एक तीसरा मटेरियल लेके आया, इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर 10,000 में से 8,000 ने खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। 10,000 डाइपोल्स में से 8,000 डाइपोल्स ने खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो 8,000 मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से बनेगी। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस जो थर्ड मटेरियल हम लेकर आए थे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कंसिडर करते हैं स्मॉल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम। फिर हम क्या करते हैं, इसको यूनिवर्सल रखने के लिए, क्योंकि कोई आदमी या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई साइंटिस्ट बड़ा मटेरियल इंसर्ट करता है, कोई छोटा मटेरियल इंसर्ट करता है, तो मटेरियल टू मटेरियल अगर हमें उसको क्लासीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर मटेरियल का एक यूनिट वॉल्यूम से उसको यूनिट वॉल्यूम पे हमें उसकी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने डेंसिटी बना रखी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड की भी डेंसिटी बना रखी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने ज़्यादा डाइपोल्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फर्स्ट मटेरियल में हमने कितना देखा, फर्स्ट मटेरियल में हमने देखा कि 10,000 में से 500 ही अलाइन कर पा रहे थे। दूसरे मटेरियल में हमने देखा 10,000 में से 1000 ने खुद को अलाइन किया। तीसरे मटेरियल में हमने देखा कि 10,000 में से 8,000 ने खुद को अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। तो 8,000 वाले का मैग्नेटिक डाइपोल, 8,000 में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डाइपोल्स को जो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हुए उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके, उसको मटेरियल की वॉल्यूम से डिवाइड करके। तो अब क्या हुआ, अब इस मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। अब इस मटेरियल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। जब हमने इस मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करा तो सोलेनॉइड के अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, सोलेनॉइड के अंदर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, और इस मटेरियल को इंसर्ट करने से एक मटेरियल की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। तो अब सोलेनॉइड के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड्स बन गई। एक तो किसकी वजह से, एक तो बनी है करंट की वजह से और दूसरी बनी है मटेरियल की वजह से। मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। फिर जब हम उसको स्पेस में लेकर आते हैं, हम देखते हैं कि स्पेस में फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली बनना चाहिए था, कुछ उसमें से एक पर्टिकुलर फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। और हमने देखा इस बार भी वो फैक्टर कितना था, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो Bm इज इक्वल्स टू कितना हो गया, μ0 m हो गया। Bm इज इक्वल्स टू कितना हो गया, μ0 m। तो अब सोलेनॉइड के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनी वो किसकी वजह से बनी, एक तो मटेरियल की वजह से और दूसरी करंट की वजह से। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इन दोनों का सम। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। B net इज इक्वल्स टू Bi प्लस Bm। एंड Bi हमने कितना पढ़ा, Bi हमने पढ़ा μ0 h। Bi हमने कितना पढ़ा, μ0 h। और Bm हमने कितना पढ़ा, ये हमने पढ़ा μ0 m। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसमें से μ0 हम कॉमन निकाल सकते हैं। μ0 कॉमन निकाल के अंदर रह गया h प्लस m, ठीक है। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब एक टर्म यहाँ पर और इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आपको, वो है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी डिनोटेड बाय साइन। ये ससेप्टिबिलिटी का साइन होता है साइन, ग्रीक लेटर है
तो आपको बस इसका जो डिनोशन है वो याद कर लेना है, डिनोटेड बाय साई। अब ये ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो ससेप्टिबिलिटी के बारे में मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ जिससे ससेप्टिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ऐसा बोलते हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो लोग डिजीज से ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, मतलब वो लोग डिजीज से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। वैसे ही जो भी मटीरियल ज़्यादा या जो भी मटेरियल में ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, वो वाले मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए, या फिर वो वाले मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड में या वो वाले मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड के सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल हुए। तो ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल to take up मैग्नेटाइजेशन। कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन या कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन से इफेक्ट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो हमने देखा कि ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एक्सटर्नल फील्ड पर। और एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है, एक्सटर्नल फील्ड होती है H। एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है, एक्सटर्नल फील्ड H होती है। तो जितनी ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M, ये किस पर डिपेंड करती है, ये एक्सटर्नल फील्ड पर डिपेंड करती है और एक्सटर्नल फील्ड पर डिपेंड करती है। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने ससेप्टिबिलिटी बोला। कोई मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है तो उसका जो इफेक्ट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस पर जो इफेक्ट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ज़्यादा होगा और उससे मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमने 3 मटेरियल कंसिडर करे थे, एक के अंदर 500 डाइपोल्स अलाइन हुए थे तो वो कम ससेप्टिबल था। दूसरे के अंदर 1000 डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हुए थे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ससेप्टिबल था। फिर तीसरे में हमने देखा कि उसमें 8000 डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए थे तो 8000 वाला सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल था। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और इस पर भी डिपेंड करेगी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। देखिए, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी तो मटीरियल के अंदर जो डाइपोल्स है इसको घुमाकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कमज़ोर हो जाएगी। अगर टॉर्क ही नहीं होगा तो ये अपनी डायरेक्शन में और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बट एक्सटर्नल फील्ड पर भी ये डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फील्ड ही तो डाइपोल्स पर टॉर्क लगाकर उनको अपनी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर आएगा। तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है ये एक्सटर्नल फील्ड पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा और जिस मटेरियल में जितना ज़्यादा इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। जैसे किसी का इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको डिजीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर किसी के अंदर डाइपोल्स बहुत फर्मली अलाइंड है, बहुत फर्मली एक डायरेक्शन में अलाइंड है, तो इसके अंदर आप कितना भी टॉर्क लगा दो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो रहे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कम ससेप्टिबल है। ठीक इस तरह से तो हमने देखा m क्या होता है, m = psi × h। अब m की ये वाली वैल्यू हम ऊपर पुट करते हैं तो b नेट मैग्नेटिक फील्ड b नेट ये कितना बना, ये बना b0 h प्लस m की जगह हम m को किससे रिप्लेस करते हैं, m को हम psi h से रिप्लेस करते हैं। अब ये बना μ0 h भी कॉमन आ गया, h कॉमन आने से अंदर रह गया है 1 + psi μ0 h हमने क्या पढ़ा था, μ0 h किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है और Ni को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, यहाँ पर Ni को हमने H से रिप्लेस कर दिया था। तो μ0 h ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। μ0 h क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में बन रही है, किसकी वजह से बन रही है, करंट की वजह से। इसलिए मैंने यहाँ पे BI भी लिखा हुआ है। ये मैंने BI आपको इस मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करने की वजह से लिखा है, बट एक्चुअली में ये जो फील्ड बन रही है ये किस में बन रही है, ये फ्री स्पेस में बन रही है। तो दैट इज B0 = μ0 h, B0 = μ0 h। तो अब हम क्या करते हैं, μ0 h को B0 से रिप्लेस करते हैं।
यहाँ पर जो म्यू नॉट एच है इसको हमने बी नॉट से रिप्लेस कर दिया और हमने देखा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू 1 प्लस साई, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई। अब जब हम बी अपॉन बी नेट अपॉन बी नॉट करते हैं, बी नेट अपॉन बी नॉट, तो ये आता है 1 प्लस साई। आपको एक रिलेशन याद होगा कि जो बी नेट अपॉन बी नॉट होता है, या मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड इन अ मटीरियल मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड इन अ मटीरियल मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्री स्पेस, ये जो होता है रेशियो, ये किसके इक्वल होता है? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी के इक्वल होता है। ये जो रेशियो होता है ये रिलेटिव परमिएबिलिटी के इक्वल होता है। तो बी नेट अपॉन बी नॉट को हम रिप्लेस करते हैं किससे? ये बी नेट क्या है? ये मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बना वही है, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं म्यू आर से। किसको? बी नेट अपॉन बी नॉट को हमने म्यू आर से रिप्लेस करा और म्यू आर क्या आ गया? म्यू आर आ गया 1 प्लस साई। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? ये देखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी मैं आपको बता दूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू आर। ये जो रेशियो जब आप निकालेंगे मटेरियल की वजह से और फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो आप देखेंगे जो रेशियो आ रहा है ये म्यू अपॉन म्यू नॉट के इक्वल आ रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई? म्यू की वैल्यू हो गई म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो ये हमने म्यू आर लिखा है। म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर आप म्यू की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो म्यू की टर्म्स में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू आर को अगर हम म्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई, और म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई। तो ये एक रिलेशन हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा ही एक रिलेशन हमने पोलराइजेशन में करा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एक रिलेशन पढ़ा था। वैसे ही ये एक रिलेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में, ये एक रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है, ये दोनों रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं क्या करते हैं? इन छोटे छोटे रिलेशंस को मिस कर देते हैं, इनको स्टडी करना भूल जाते हैं। तो ये आपको मिस नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप याद करके रखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड जो थे। तो ये तीनों टर्म जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि तीनों में क्या है? मैग्नेटाइजेशन। तो एक तो होता है मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो किसकी वजह से होती है? जो करंट की वजह से होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो किसकी वजह से होती है? जो करंट की वजह से होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से। ठीक है, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये होता है डाइपोल्स की वजह से। डाइपोल, जितने ज़्यादा डाइपोल्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन का। ठीक है, उतना ज़्यादा वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है। और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, जो नेट फील्ड कोई मटेरियल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये है तीनों टर्म्स। कल हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड में खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अलाइन कर लेते हैं और कुछ थोड़े से कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कुछ तो 500 है और कुछ मटेरियल्स में हमने देखा 8000 डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। मतलब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड डाला तो ये इस मटेरियल के अंदर जो डाइपोल्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह के मटेरियल्स होते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है।